फिर बीच में पड़े ऑर्गन के नहीं कि बस जहां पे छोड़ी वहीं पे छोड़ दी। ना ही बोल दो कोई। नहीं सर, पढ़ी है। पढ़ी है, चलो शाबाश, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। चलो सो हमारा केस टेकिंग का चल रहा था, 99 तक हमने किया था, एक्यूट डिजीज का स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो उसी को आगे एपिडेमिक के ऊपर हरेमन सर कुछ बता रहे हैं यहाँ पे। इन इन्वेस्टिगेटिंग द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स ऑफ एपिडेमिक एंड स्पोरेडिक डिजीज, ठीक है। पहले भी हम थ्योरी के पार्ट में जहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन की थी एक्यूट डिजीज की और क्रॉनिक डिजीज की, वहां पे भी एपिडेमिक के ऊपर बात हुई। यहाँ पे फिर से एपिडेमिक के ऊपर बात है, जहाँ पे हनीमन सर बता रहे हैं कि जब एपिडेमिक होता है, सही वाला एपिडेमिक, वो नहीं है जो अभी चला है पीछे, दिस वाज नॉट एन एपिडेमिक, जो सही वाला एपिडेमिक होता है, तो वहां पे जब हमें टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को इन्वेस्टिगेट करना है या स्पोरेडिक डिजीज में इन्वेस्टिगेट करना है, it is quite immaterial whether or not something similar has ever appeared in the world before under the same or any other name। और ये बहुत इमेटीरियल चीज है, या इस चीज का कोई फायदा नहीं है इस चीज को जानने का कि ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई चीज या ऐसे कोई सिम्टम्स इस नाम के पहले दुनिया में हुए हैं कि नहीं। क्यों नहीं जरूरी? द नोवेल्टी और पिकुलियरिटी ऑफ अ डिजीज ऑफ दैट काइंड makes no difference either in the mode of examining or of treating it, ठीक है ना। बोले जो पिकुलियरिटी है उस डिजीज की या नोवेल्टी है उसकी, जो एक खासियत है, ठीक है, उस पर्टिकुलर डिजीज की, और उससे उसके नाम से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता कि हम उसको कैसे एग्जामिन करेंगे या कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो इट डजंट make any difference either in the mode of examining or of treating it, as the physician must anyway regard the pure picture of every prevailing disease। क्यों? क्योंकि फिजिशियन के लिए एक ही रूल है। वो क्या रूल है? कि उसने प्योर पिक्चर को रिगार्ड देना है, उसने टोटलिटी को रिगार्ड देना है जो उस टाइम प्रिवेल कर रही है, एज इफ इट वर समथिंग न्यू। और उसने यही मान के, यही सोच के चलना है कि कोई नई बीमारी, उसने नहीं करना कि ये इसके कुछ सिम्टम उस बीमारी के साथ मैच करते हैं तो शायद वही बीमारी नहीं। जो मैच करते हैं उसके ऊपर तो उल्टा हमने कम से कम ध्यान देना है। जो नए आए हैं, जो अननोन है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, एज इफ इट वर समथिंग न्यू एंड अननोन, नई और एक अननोन बीमारी है, एंड इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली फॉर इटसेल्फ। उसको थॉरोली इन्वेस्टिगेट करना है जैसे कि एक नई बीमारी है और सिर्फ उसी बीमारी को इन्वेस्टिगेट करना है। if he desire to practice medicine in a real and radical manner, अगर उसका मन है, if he desire, डिजायर है उसकी, मन है, इच्छा है, दिल है कि मैंने प्रैक्टिस जो मेडिसिन है उसको रियल और रेडिकल मैनर, असली में जैसे होनी चाहिए वैसे और सही तरीके से जैसी होनी चाहिए वैसे, अगर ये करने की इच्छा है तो उस फिजिशियन के लिए एक रूल है कि कोई भी एक्यूट डिजीज आती है, चाहे वो एपिडेमिक है चाहे वो स्पोरेडिक है, तो वो उसको एक नए तरीके से, वो कभी मत सोचे भी इसका पेशेंट मेरे पास तब आया था या कल ही ऐसा एक पेशेंट आके गया है, अभी मौसम चेंज हुआ, पीछे बड़े पेशेंट आए, बुखार, गला खराब, स्पोरेडिक डिजीजेस थी। थैंक यू। हर पेशेंट एक नया पेशेंट है, ये मान के चलना है। एक बेसिक रूल है हमारे लिए, होम्योपैथ के लिए, फिजिशियन के लिए इन जनरल, कि हर पेशेंट एक नया पेशेंट, उसको पुराने के साथ सोच के कंपेयर मत करो जब हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। नेवर सब्सटीट्यूटिंग कंजेक्चर फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। कभी भी जो एक्चुअली हमें सामने देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इससे हटके बात है लेकिन इसी से रिलेटेड है। आजकल कई जगह पे कंजेक्चर केस टेकिंग ज्यादा चलती है। अभी पेशेंट ने क्या सोचा होगा, पेशेंट के साथ क्या हुआ होगा, पेशेंट, जो पेशेंट ने बताया वही है बस हमारे पास, इसको मान के जो आपने ऑब्जर्व किया वही है। क्या हुआ होगा इस कंजेक्चर,
वो आपकी इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन है। हम और हमारी इमेजिनेशन के ऊपर तो हमें कभी भरोसा करना ही नहीं चाहिए। हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम तो भगवान को ही बोल देते हैं कि भगवान बदलाखोर है, बदला ले रहा है हमारे साथ। ये हमारी इमेजिनेशन, हम सोचते हैं कि शायद वो ऐसा है जैसा हम हैं। तो जो हम किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं वो कंजेक्चर है, हमारा इमेजिन, हम वैसे ही सोचेंगे जैसे हमारी माइंड की बनावट है, वैसे ही सोचेंगे उसके बारे में, किसके साथ ऐसा हुआ होगा, किसके साथ वैसा हुआ होगा। तो ऐसी केस टेकिंग नहीं करनी है। इफ यू वांट टू ट्रीट और क्योर इन अ रेडिकल एंड रियल मैनर, हनुमान सर ने गाइडलाइंस दी है कि भाई जो तेरे सामने सिम्टम है, जो हमारे सामने सिम्टम्स हैं, उनके ऊपर ध्यान देना है। जो पेशेंट बता रहा है, जो उसके अटेंडेंट बता रहे हैं, और जो हम पेशेंट में ऑब्जर्व कर रहे हैं। नेवर सब्सटीट्यूटिंग कंजेक्चर, ठीक है ना, एक इमेजिनेशन, एक थ्योरी बनाई हुई दिमाग में फॉर एक्चुअल ऑब्जर्वेशन, जो हमें सामने दिख रहा है उसको डिस्प्लेस करके उसकी जगह पर कंजेक्चर नहीं रख देना। नेवर टेकिंग फॉर, ठीक है, नेवर टेकिंग फॉर ग्रांटेड दैट द केस ऑफ डिजीज बिफोर हिम इज ऑलरेडी होली और पार्शली नोन। ये कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि ये तो मेरे को पता ही है डिजीज के बारे में। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि अभी पीछे पेशेंट आ रहे थे, कुछ एक्यूट के भी बुखार चल रहा है जी, गला खराब है जी, ठीक है ना, कुछ मौसम का गर्मी ज्यादा होगी इसकी वजह से, आप सबके पास ही जो डॉक्टर्स हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सबके पास ही आ रहे हैं पेशेंट। एवरी पेशेंट इज अ न्यू पेशेंट, चाहे उसके कुछ सिम्टम मिलते जुलते भी हैं, कुछ जर्नल्स मिलते जुलते भी हैं, बट देयर विल बी ऑलवेज समथिंग विच इज डिफरेंट इन द पेशेंट, जो बाकी पेशेंट से उस पेशेंट को अलग करता है। और ये अगर ढूंढना बाद की बात है, उसके ऊपर वर्क करना बाद की बात है, पहले है इस चीज को मन में बसा लेना। सबसे पहला स्टेप तो ये है, वो तो बात की स्टेप है। ये चीज मन में बस गई, फिर वो होता है ना कि रास्ते पे चल पड़े तो फिर उस पर चलते चलते पहुंच ही जाएंगे आगे। तो पहले तो मन में बसाना है कि ये जो है रास्ता, इसको अपने मन में बसाना कि एवरी पेशेंट इज एन इंडिविजुअल पेशेंट एंड हैज टू बी ट्रीटेड एंड ऑब्जर्व्ड, एंड द केस शुड बी टेकन वेरी individually and independent. So never taking for granted that the case of disease before him is already wholly or partially known, but always carefully examining it in all its phases. बहुत ही केयरफुली उसको एग्जामिन करना है, उसके सब फेजेस में, शुरू से लेके मिडल और मिडल से लेके एंड तक। एंड दिस मोड ऑफ प्रोसीजर इज ऑल द मोर रिक्विजिट इन सच केसेस। बोले यही मोड ऑफ प्रोसीजर है जो कि इन केसेस में जरूरी है। As a careful examination will show that every prevailing disease is in many respects a phenomenon of unique character. और जब हम बहुत केयरफुली उसको एग्जामिन करेंगे तो एग्जामिन करके हमें क्या देखने को मिलेगा कि हर प्रिवेलिंग डिजीज में इन मैनी रिस्पेक्ट्स अ फिनोमिनन ऑफ यूनिक कैरेक्टर, चाहे वो मेजर सिम्टम एक जैसे ही हैं, लेकिन हर किसी में, हर एपिडेमिक में एक अलग यूनिक कैरेक्टर है, अलग यूनिक सिम्टम्स हो रहे हैं। कुछ देर पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले की बात है, एक पेशेंट आया, उसको टाइफाइड इरप्ट हुआ था, सिम्टम्स आए हुए थे। वो उसने डॉक्टर साहब फिर से बुखार, पहले भी आता है वो पेशेंट, बीच बीच में आता है, तो बोला डॉक्टर साहब फीवर हो गया। फीवर हुआ, अच्छा क्या क्या है, पूछना शुरू किया भी क्या क्या है। बोले बिल्कुल वैसे ही है जैसे पिछले साल हुआ। बिल्कुल वैसे ही है, कैसे डॉक्टर साहब? वैसे ही शरीर टूट रहा है मेरे को, उतना ही बुखार हो रहा है, वैसे ही जैसे शाम को होता था वैसे ही हो रहा है, ठीक है ना, पानी की प्यास बढ़ी हुई है, ठंड ज़्यादा लग रही है, और सब कुछ बताया उसने। भूख नहीं लग रही, कॉन्स्टिपेशन हुई हुई है, जीभ भी सफ़ेद हुई हुई है। अब बिल्कुल जैसा पिछली बार था नहीं वैसे ही हुआ हुआ। लेकिन फिर उसको और पूछा 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 पूछा, और जब सिम्टम्स निकल गया तो बहुत सिम्टम डिफ्रेंशिएटिंग थे पिछली बार से, बहुत सिम्टम। तो ऑल दो पेशेंट को भी लग रहा है जी वैसे ही बुखार हुआ,
लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं, हम और डीप जाते हैं, क्योंकि दिमाग में है कि वैसा नहीं होगा, मुझे केयरफुली एग्जामिन करना है। हाँ, एट द एंड निकल आया बाई चांस तो अलग बात है, लेकिन एट द एंड तक मुझे उसको एग्जामिन करना है कि क्या ये वैसा ही है या इसमें कोई यूनिक करेक्टर है, डिफरिंग वास्टली फ्रॉम ऑल द प्रीवियस एपिडेमिक्स। और जब एपिडेमिक होते हैं ये भी ऐसे होते हैं, उनको चाहे नाम एक जैसे ही दे दो, ठीक है ना, क्योंकि नाम हमने पहले ही बात की है कि वो नाम तो बेसिकली कॉमन सिम्टम्स के ऊपर है जो कॉमनली देखते हैं, ठीक है ना, तो अनकॉमन के ऊपर नहीं है। अगर अनकॉमन के ऊपर नाम लिखने लगे तो पता नहीं करोड़ों नाम हो जाएंगे, फिर वो भी बढ़ते रहेंगे आगे आगे। टू विच सर्टेन नेम्स हैव बीन फॉल्सली अप्लाइड, और बोला ये फॉल्सली अप्लाइड नेम्स है, विद द एक्सेप्शन ऑफ दोज एपिडेमिक्स, लेकिन एक्सेप्शन है उन एपिडेमिक्स की रिजल्टिंग फ्रॉम कॉन्टेजियस प्रिंसिपल दैट ऑलवेज रिमेन्स द सेम, सच एज स्मॉल पॉक्स, मीजल्स एंड एटसेट्रा। लेकिन कुछ जैसे कि स्मॉल पॉक्स, मीजल्स या उसके जैसे कुछ और है जिनका कॉन्टेजियस प्रिंसिपल सेम रहता है, तो उनके नाम ठीक है अगर दिए गए हैं, और या इनका जो एपिडेमिक होता है, क्योंकि सिंगुलर सिमिलर कॉन्टेजियस, हालांकि हर बार ये सिर्फ नाम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना, ये नहीं कि वो अलग नहीं होंगे चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, इसका ख्याल रखिएगा कि कहीं बोल दो भी क्योंकि ये लिखा हुआ है ना ऑर्गन में कि एक्सेप्शन है चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स, तो इनकी तो एक ही दवाई चलेगी, सारी जिस मर्जी को देंगे ना, नाम की बात हो रही है। और अगर नाम क्योंकि कॉन्टेजियस प्रिंसिपल सबका सेम है, ठीक है, तो नाम उनको अगर दे भी दिया चिकन पॉक्स है तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट देन बड़ी बार देखते हैं आते हैं पेशेंट चिकन पॉक्स के साथ, बच्चे आते हैं कुछ, अभी तो बहुत कम हो गया, लेकिन जितने भी आते हैं बड़े सिम्टम्स अलग होते हैं, बहुत अलग होते हैं, सेंसेशंस अलग होती हैं, बच्चे की मेंटल एक्टिविटी अलग होती है, डिस्पोजिशन अलग हुई होती है, ठीक है ना। सो ये हमेशा ध्यान में रखना है, हमने ये देखना है कि ये अलग क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग क्या है, हमारा काम डिफ्रेंशिएट करना है पेशेंट को भी और मेडिसिन को भी, ठीक है ना। ये है होम्योपैथी, जहां पे हम डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं, हम इंडिविजुअलाइज करते जाते हैं, और जब तक वो प्रॉपरली नहीं होता तब तक करते जाते हैं। नेक्स्ट aphorism, it may easily happen that in the first case of an epidemic disease that presents itself to the physician's notice, he does not at once obtain a knowledge of its complete picture। पहला केस आया किसी एपिडेमिक डिजीज का, तो बहुत बार होता है ऐसे, हो सकता है कि एक ही पेशेंट के ऊपर कंप्लीट पिक्चर ना मिले, as it is only by a close observation of several cases of every such collective disease that he can become conversant with the totality of its sign and symptom। कई पेशेंट देखने के बाद एपिडेमिक में हमें एक टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम्स मिल जाती है, या हम उसके रूबरू हो जाते हैं कि ये टोटलिटी ऑफ साइन एंड सिम्टम बनती है। द केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन कैन, however, from the examination of even the first and second patients, often arrive so nearly at a knowledge of the true state। लेकिन जरूरी भी नहीं है कि बहुत पेशेंट देखने की जरूरत पड़े, कोई केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन है तो वो पहले या दूसरे पेशेंट के ऊपर ही बहुत नजदीक पहुंच जाता है उस नॉलेज के जो कि ट्रू स्टेट है उस बीमारी की, कि वो बीमारी है क्या, उसमें इंडिविजुअलिटी क्या क्या, उसमें करेक्टरिस्टिक क्या क्या है, ठीक है ना, एज टू हैव इन हिज माइंड अ करेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ इट। वो पहले एक या दो पेशेंट में उसकी करेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट निकाल लेता है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये, तो कर लेते हैं अंडर, केयरफुली ऑब्जर्विंग पोजीशन कैसे बनने हैं ये, पहली बात तो यही करनी है आपको, केयरफुली ऑब्जर्विंग पोजीशन बनेंगे कैसे। हाँ जी, बताइए, बोलिए, क्या रास्ता है केयरफुली ऑब्जर्विंग पोजीशन बनने का।
बनना है हमने, है ना, तो रास्ता पता होना चाहिए, क्या रास्ता है उसका। बोलिए बोलिए, माइक ऑन कर लो। हेलो। Knowledge हाँ of जी, disease, knowledge of medicine, what is to be cured in disease and what should not be cured. चलो ये तो सबको पता है, फिर सब बन गए। ये तो पता ही है सबको। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर हमें अपने जो सेंसेस हैं उसको ओपन रखने हैं, लाइक आईज, ईयर्स एंड नोज। जो सपोज कोई अगर घुटने के दर्द का पेशेंट आता है और वो बताता है कि डॉक्टर साहब मेरे को यहाँ पेन है, बट वो टच कर रहा है अपने थाइस पे और बता रहा है घुटने पे, तो जो हमें दिख रहा है कि वो कहाँ टच कर रहा है वो डिफरेंशिएट कर देगा कि बंदा बोल रहा है घुटने का टच कर रहा है थाइस को, तो वो हमको क्लियर कर देगा कि थाइस में पेन है, घुटने में दर्द नहीं है। और कुछ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो हमें अगर हमारे नोज के सेंसेस अगर अलाइव है तो हमको पता चल जाएगा किस तरीके का उसके अंदर से ओडोर आ रहा है। ये सारी चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब पेशेंट नहीं बता सकता। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। एक मिनट, हाँ, और कोई, क्या नाम क्या आपका, जिसने बोला अभी? सर विशाल चंदन। विशाल चंद्र, ठीक है विशाल, बहुत अच्छा। हाँ जी, और कोई? Hello. हाँ जी, हाँ जी। Sir, we can also say that how patient behave in the chamber, how he is sitting, and outside the chamber, how he is responding. He is restless and he is rushing here and there. We can understand that he is a restless person, ठीक and है। how is behaving in the how is talking with the physician, हम्म, and and फिर उससे क्या पता चलेगा? एक मिनट, मैं ना एक केस निकाल रहा हूँ। कहाँ गया? ठीक है, और कोई इसके एग्जांपल? अच्छा, जिन बच्चों ने देखा हुआ है ना, जो क्लिनिक के बच्चे हैं या जो आए थे अभी, ठीक है ना, वो मत बोलना, ठीक है। एक केस है, इसको देखिए जरा ध्यान से, और मुझे बताइए। चलो, हाँ जी, इस पेशेंट को दवाई देनी है, बस यही है। बोलो, क्या देखा आपने?
बोलिए बोलिए, जो भी जिसकी जो ऑब्जर्वेशन है। अब फिर से बोल रहा हूँ, जिन्होंने देखा हुआ है, जो आए थे अभी बच्चे क्लास में, उन्होंने नहीं, ठीक है ना। हाँ बोलो बोलो। रेस्टलेस, ठीक है, और क्या है इसको, प्रॉब्लम क्या है? रेस्पिरेशन में दिक्कत लग रही है, हैं जी? रेस्पिरेशन प्रॉब्लम है। हम्म, नहीं। रेस्पिरेशन होती तो मास्क बार बार क्यों लगाता हूँ? हैं जी, क्या बोले? इनवॉलंटरी मसल मूवमेंट में भी, हाँ, दिस इज कोरिया, कोरिया है ये, ठीक है ना, कोरिया है। फिर क्या मेडिसिन देंगे इसको? इसी में मेडिसिन है इसकी, और कहीं नहीं है मेडिसिन, ये वीडियो में मेडिसिन है इसकी। किन किन ने कोरिया के पेशेंट्स देखे हैं, ये बताओ मुझे पहले तो। चलो, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार कोरिया देखा होगा, बड़े हमारे पुराने प्रैक्टिशनर हैं, बड़े नो पुराने हैं यहाँ पे बंदे बैठे हैं। कोरिया के कितने पेशेंट्स देखे हैं, या जितने भी क्या है इस कोरिया में, ये भी मैं आपको बताता हूँ कि कोरिया में कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, वो बताइए। हाँ जी, बोलिए। बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी जल्दी आगे करना अपने को। कुछ मिला हमें। दिस दिस इज वेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव टू बिकम केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन। उसका पहला स्टेप क्या है, वो हमें पता लगेगा अभी, ठीक है ना। हमने अभी एक अभी अभी किसी ने बोला कि जी पेशेंट को हम कर रहे हैं ऑब्जर्व, सामने बैठे, ठीक है ना। जिसने भी अभी बोला था कि पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, अच्छे से देखना है, मैं फिर से वीडियो चला देता हूँ, आप देखो अच्छे से, ऑब्जर्व करो उसको अच्छे से। उसके बाद कहाँ पे मिस हो रहा है, ऑब्जर्व तो आपने कर लिया, अब क्या है, अब क्यों नहीं आई हमारे पास मेडिसिन उसकी, या क्यों नहीं पता लगा अभी उसमें क्या है। अपने आप को रीड करते होते हैं, वहां से हमें पता लगता है अपने आप के बारे में। पहले भी बोलता हूँ कि अपने आप को जान गए तो आप सब जान गए, बात खत्म है यहाँ, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व हम सब ने कर लिया, मैं वीडियो दोबारा चला देता हूँ, हम फिर से देख लेते हैं वीडियो को, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व भी कर ली हमने वीडियो। यही है ना, हम, है ना, ये चल रही है इधर हमारी वीडियो, ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं साथ साथ में, ठीक है ना। विशाल आपने क्या बोला था? रेस्पिरेशन का दिक्कत। नहीं नहीं, उसके पहले जब मैं पूछ रहा था हाउ टू बिकम अ केयरफुली ऑब्जर्विंग। उसके पहले मैंने बोला था कि पेशेंट कहाँ, नी वाला एग्जांपल दिया था, है, नी पेन वाला एग्जांपल दिया था, पेशेंट को ऑब्जर्व हाँ हाँ, करके। ठीक है ना। तो आपने बोला कि अब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इसको, सब कर रहे हैं, देख रहे हैं अभी क्या कर रहा है। तो व्हाई वी आर नॉट रीचिंग एट कंक्लूजन, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। यहाँ पे हमारा आंसर पड़ा है, हाउ टू बिकम अ केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन। हम कंक्लूजन पे क्यों नहीं पहुंच पा रहे? सर एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कर क्यों क्यों नहीं, रहे मैं हैं? वही फोटो एनालिसिस क्यों नहीं कर पा रहे हम? क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं है कि ये है क्या, ये लैक है। ऑफ नॉलेज की वजह से। हाँ, तो जो सबसे पहले जिस बच्चे ने बोला था
नॉलेज ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ मेडिसिन, वो सबसे सही बोला था। वो नॉलेज की लैक है हमारे पास, हम रिपर्टरी में जाते हैं, ठीक है ना। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोरिया इज दैट इट इज अ जर्किंग कोरिया, जर्क्स आ रहे हैं उसको, कोरिया में जनरली ऐसे होता है, ये होता है कोरिया, बहुत पार्किंसन के आप देखोगे कोरिया है, तो ये है कोरिया, और इसको जर्क आते हैं एकदम से ऐसे ऐसे। बहुत बार बाहर बैठा होता है, मेरी एक वॉल है, उसके साथ आवाज आ रही होती है जोर जोर से, सिर बज रहा है उसका पीछे, है ना, पूछता तुम्हें कौन आया हुआ है, वो वाले पेशेंट आए हैं। इसमें एक ही मेडिसिन है, लोरेसिरेसिस। कांस्टेंट जर्क्स कैन नॉट कीप स्टिल, और ये इसके बाद बिल्कुल ठीक है पेशेंट, ठीक है ना। द थिंग इज व्हाई, हाउ टू बिकम अ केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन। तीन चीजें सबसे इंपॉर्टेंट जो एफोरिज्म थर्ड में लिखा हुआ है, नॉलेज, मटीरिया मेडिसिन, बहुत जरूरी है। जब तक आपने पढ़ा ही नहीं कि ऐसा कुछ होता है, आप देख ही नहीं पाओगे। आपके सामने थी चीज, कैरेक्टरिस्टिक है आपके सामने पड़ा, लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं वैसा होता है, ऐसा किसी मेडिसिन में है, ये ऐसा सिम्टम होता, ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा पार्ट आ जाता है एक्सपीरियंस का, ठीक है ना, कि हमने बाकी पेशेंट कितने ध्यान से देखे हुए हैं। एक्सपीरियंस किस चीज से आता है, जब हम कुछ करते हैं और उसका जो रिजल्ट निकल के आता है, रिजल्ट इन द सेंस हम कोई भी चीज करते हैं उसमें से हमने तत्व क्या निकाला, वो एक्सपीरियंस बन जाता है हमारा। रिजल्ट में इसलिए नहीं बोला क्योंकि रिजल्ट फिर हम मोस्टली हम ये लेते हैं जी, या तो ठीक हो गया गलत हो गया, ठीक गलत में नहीं पढ़ना। एक्सपीरियंस इज समथिंग, आप रोज जाते हो, आप कोई ना कोई एक्सपीरियंस लेते हो, ठीक है? वो फिर भी छोटा पार्ट है, ठीक है ना। सबसे बड़ा इज नॉलेज, नॉलेज सबसे बड़ी चीज है, तो उसको हमने शार्प करते जाना। मैंने रूब्रिक दिखा दिया, तो घर पे जाके या बाद में रूब्रिक के पीछे मत पड़ जाना। रूब्रिक मटीरिया मेडिका में से आया हुआ है, ये भी याद रखना। मटीरिया मेडिका इंपॉर्टेंट, उसके ऊपर जोर देना है, उसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। वही मेडिसिन है, कोई अलग से नहीं बनाई हुई, वही मेडिसिन जो हमारे मटीरियल मेडिका में दी हुई है, ठीक है। एंड द थर्ड इज प्रॉपर गाइडेंस, सही से गाइडेंस मिलती रहे। बुक्स तो देती ही हैं, बहुत अच्छा कोई बुक से गाइडेंस लेता रहे, लेकिन इन जनरल किसी सीनियर से, किसी उससे प्रॉपर गाइडेंस मिलती रहे। ये तीन चीजें हैं जो हमें केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बना देती हैं। मुश्किल नहीं है, थोड़ी मेहनत है, मेहनत है बस, और कुछ नहीं। तो पहली बात तो मैंने आपके साथ ये करनी थी कि हाउ, क्योंकि बड़ी बात होती है ऑब्जर्वेशन कैसे शार्प हो। ऑब्जर्वेशन शार्प होती है जब आपको पहले ही पता है कि आप ऑब्जर्व कर क्या रहे हो। ऑब्जर्व तो हम सब ने किया, मैंने इसलिए आपको ये दिखाया कि पहले हम सब ने ऑब्जर्व कर लिया, स्टेप्स में इसलिए बता रहा था। तो फिर हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा है, हम लैग कहाँ कर रहे हैं, लैग यहाँ पे कर रहे हैं। अगली बार ये आ गया तो आप नहीं भूलोगे, क्योंकि अभी आपको एक्सपीरियंस भी हो गया, उसके बारे में बता भी दिया गया, ये नहीं भूलोगे। अगर जाके पढ़ लोगे लॉरोसिरेसिस, तो और उसके बारे में जानोगे, कोरिया के बारे में कैसा कैसा है और उसके सिम्टम है, और वो भी साथ में मिल गए, तो यू विल बी डैम श्योर कि दिस पर्सन इज लॉरोसिरेसिस नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। द केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन कैन हाउएवर, तो इसीलिए जो पहले एक या दो पेशेंट हैं, फिर वहीं से पता चल जाता है केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन को। क्यों? क्योंकि उसको पता है वो क्या ढूंढ रहा है, उसको पता होता है मैं ढूंढ क्या रहा हूं, ठीक है ना। एक खान है कोई बहुत बड़ी, तो उसमें 3-4 लोग घुस गए हीरा ढूंढने के लिए। कोई कोयले को हीरा बता रहा है, कोई किसी पत्थर को हीरा बता रहा है, कोई किसी चीज को हाथ लगा लगा के देख रहा है कि ये तो हीरा नहीं, ये तो हीरा नहीं। एक है वहां पे केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन, जिसको पहले से पता है भी हीरा कैसा दिखेगा, वो पहले से उसको ढूंढ रहा है। क्यों? उसने उसको देखा हुआ है, उसने उसको पढ़ा हुआ है कि हीरा ऐसा होता है, उसके बारे में उसको नॉलेज है।
इसलिए वो पहले एक या दो पेशेंट में ढूंढ लेगा कि करेक्टरिस्टिक ऑफ द डिजीज या करेक्टरिस्टिक ऑफ द एपिडेमिक है क्या, जिसके ऊपर उसने प्रिस्क्राइब करना है। ठीक है ना? सो हैव इन हिज माइंड अ करेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट ऑफ इट and even to succeed in finding a suitable homeopathically adapted remedy for it। और उसको पता भी ये सिम्टम उस मेडिसिन में पड़ा है, ये जो सिम्टम है, जो पोर्ट्रेट है, करेक्टरिस्टिक पोर्ट्रेट, ये तो उस मेडिसिन की है, वो दे देगा वो मेडिसिन। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस इतना सही है, लेकिन जिसको नहीं पता उसको लगता पता नहीं कितनी बड़ी चीज है। ठीक है ना? सो एज अ फिजिशियन, एज अ होम्योपैथ, वी हैव टू बिकम केयरफुली। जितना हम केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन बनते जाएंगे, जितना हम अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाएंगे, जितना हम ये समझते जाएंगे कि कीड़ा होता क्या है, तो आपको इधर उधर धक्के खाने का, आप सीधा वहीं पे जाओगे, ये सिम्टम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको करेक्टराइज कर रहा है, ये इसको इंडिविजुअलाइज कर रहा है, यही उठाना है मैंने, और छोड़ दो सब कुछ। ठीक है ना? और सामने पड़ा होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि वट एवर इज नेसेसरी टू प्रिस्क्राइब इन अ डिजीज। अब ये बंदा तो बोल भी नहीं पा रहा था बेचारा, इसने क्या केस देना है, बोल ही नहीं पा रहा, वो अकेला आया हुआ है, घर में कोई लेके नहीं आने वाला है, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है बेचारा, बड़ी मुश्किल से पहुंचा है, तो क्या करें? अभी इसको भेज दें वापस की जाए किसी को लेके, और जिसको लेके भी आएगा वो भी क्या बताएगा उसके बारे में। ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट वी हैव टू मेक स्ट्रांग। क्या? हमारी नॉलेज, ऑब्जर्वेशन अपने आप अच्छी होती जाती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस, हमारी गाइडेंस, हमारी नॉलेज बढ़ती जाती है। ये तीन चीजें एक के ऊपर एक के ऊपर एक करके लग जाएं तो फिर उसकी जैसी कोई रीस है। ठीक है? चलो नेक्स्ट। In the course of writing down the symptoms of several cases of this kind, the sketch of disease picture becomes ever more and more complete। और जितना हम ये सिम्टम्स एपिडेमिक में लिखते जाते हैं, वैसे वैसे जो डिजीज की स्केच है, डिजीज की पोर्ट्रेट है, वो और कंप्लीट होती जाती है। नॉट मोर स्पन आउट एंड वेब्रोज। स्पन आउट और वेब्रोज होती है कि फालतू की नहीं होती, वो उसमें सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, बट मोर सिग्निफिकेंट, क्योंकि हम इतने पेशेंट में ये देखते रहते हैं भी अलग क्या है, अलग क्या है, अलग क्या है, अलग क्या है। वीकनेस तो सबको ही है, लेकिन वीकनेस है कैसी, कब होती है, कैसे एमेल्युरेशन एग्रावेशन है उसका, वो फीवर के साथ आती है कि बाद में आती है कि पर्सपिरेशन की स्टेज में आती है, हम उसको और कैरेक्टराइज करते जाते हैं, but more significant, more characteristic, and including more of the peculiarities of this collective disease। मटीरिया मेडिका की एक और एग्जांपल दे रहा हूँ। इस बार सोलन में अभी कैंप के साथ क्लास हुई, बच्चों के साथ बात हुई थी, वही बात दोबारा कर रहा हूँ। हेपेट्री है, उसमें लिखा हुआ है फास्टिडियसनेस, फास्टिडियसनेस लिखा, उसी फास्टिडियसनेस में हमारी आर्सेनिक है, उसी में पल्सटिला पड़ी है। ठीक है? तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे फास्टिडियसनेस को, कि आर्सेनिक के फास्टिडियस लोग कैसे होते हैं और पल्सटिला के कैसे। अब ये जो नॉलेज है ये मटीरिया मेडिका में करेगी, रिपर्ट नहीं बताएगी। आप आपके सामने दो एक पेशेंट आगे बैठा है, बोल रहा जी साफ सफाई, उसका कोई अटेंडेंट बोल रहा है साफ सफाई बहुत रखता है इस लेडी को ना, बस कोई भी चीज़ हो तो साफ चाहिए बिल्कुल, रात को खाना खा के सब फ्री हो जाएंगे, ये बर्तन धोए बिना नहीं सोएगी, तो शेंक साफ हो बिल्कुल, बर्तन शेंक खाली होना चाहिए, स्लैब के ऊपर कपड़ा होना चाहिए लगा हुआ अच्छे से, ठीक है ना, कहीं पे कुछ भी ऐसे गंदा नहीं होना चाहिए। अब पूरा इसने झाड़ू पोछा किचन का करके स्लैब वगैरह साफ करके फिर सोना है, चाहे जितनी मर्जी बीमार हो, चाहे हम बाहर से आए हैं, जितनी मर्जी लेट आए हैं, लेकिन इसने वो करके ही सोना है। अच्छा जी, इतनी स्ट्रॉन्ग फास्टिडियसनेस, तो अभी क्या करें, आर्सेनिक देंगे, पल्सर डला दे इसको। लेकिन जब हम मटीरिया मेडिका पढ़ लेते हैं
मटीरियल मेडिका बताता है हमें कि इन दोनों की फास्टिडियसनेस में डिफरेंशिएशन क्या है। आर्सेनिक की ओवर सेंसिटिविटी होती है, जैसे किसी की ओवर सेंसिटिविटी क्रिटिसिज्म है, किसी की ओवर सेंसिटिविटी ब्लेमिंग है, किसी की ओवर सेंसिटिविटी हीट है या कोल्ड है, किसी की ओवर सेंसिटिविटी ड्राफ्ट ऑफ एयर है। आर्सेनिक की ओवर सेंसिटिविटी होती है डिसऑर्डर, इसकी ओवर सेंसिटिविटी बर्दाश्त नहीं होता उससे डिसऑर्डर। कोई डिसऑर्डर्ड चीज पड़ी है या उसकी सराउंडिंग जो है उसके लिए बड़ा ओवर सेंसिटिव होता है। आसपास में कुछ ऐसा है, कोई पेंट ही ऐसा किया हुआ है किसी जगह पे, वो जाना पसंद नहीं करता वहां पे सराउंडिंग में। पेंट ही कैसा यार, बैठने को मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, जगह कैसी है यार, बैठने को मन नहीं कर रहा है मेरे को यहाँ। इज बेसिकली ओवर सेंसिटिव टू हिज सराउंडिंग, इसलिए वो बाहर जाएगा, किसी के घर जाएगा, वहां पे जाके टेबल ठीक करना शुरू कर देता है, सोफे का कपड़ा है उसको ठीक करना शुरू कर देगा, कोई फोटो फ्रेम ठीक नहीं है उसको ठीक करेगा वो, बिकॉज इज बेसिकली ओवर सेंसिटिव टू हिज सराउंडिंग्स। ये है आर्सेनिक की फास्टिडियसनेस। पल्साटिल्ला में फास्टिडियसनेस फिक्स्ड आइडियाज में से आ रही है। उसकी माँ ने उसको सिखाया था कि रात को कभी बर्तन नहीं रखते सोने सिंक में, नहीं रखते सोए, ये उसकी फास्टिडियसनेस बनी। उसकी माँ ने सिखाया था उसको, या उसकी बहन ने सिखाया था कि चद्दर में बल नहीं होने चाहिए, तो बल नहीं पड़ने देती चद्दर में। लेकिन वो आपके कैबिन में आई है, कहीं बाहर गई है, वहां पे बल है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे तस्वीर टेढ़ी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके शैंक में बर्तन पड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका अपने घर तक मतलब है, उसके फिक्स्ड आइडियाज वहां तक सीमित है, तो जहां जहां उसके फिक्स्ड आइडियाज है वहां वहां उसकी फास्टिडियसनेस है। तो ये डिफरेंशिएशन होगी बहुत बड़ी फास्टिडियसनेस में, वेयर वन विल पॉइंट टुवर्ड्स आर्सेनिक एंड द अदर विल पॉइंट टुवर्ड्स पल्साटिल्ला। और ये दी कहीं हुई है हमारे मटीरियल मेडिका में दी हुई है, हम एक्सपीरियंस में देखते हैं ये चीज। और जब आप वैसे जो पहले वाली एग्जांपल थी जो मैंने आपको बताई कि जी ऐसे उसको आप आर्सेनिक दे के चले भेज दोगे, वो ठीक नहीं होगी। चिल्ली थर्स्टलेस है और ऐसी फास्ट फूड आपने, चलो ये आर्सेनिक है बन की बात, और वो अगली बार ठीक नहीं हुई, आपका विश्वास ही उड़ जाएगा आर्सेनिक से कि वो इतनी फास्टिडियस थी। और हमारे तो लिखा हुआ है फास्टिडियस में, पढ़ी है मेरी रिपर्टरी में आर्सेनिक, इतने मार्क्स में पढ़ी है, इतने नंबर में पढ़ी है। रिपर्टरी इज एन इंडेक्स, ये हमेशा याद रखिए। इंडेक्स बताता है कि फास्टिडियसनेस इन रेमडीज में है, जाके मटीरियल मेडिका में पढ़ लीजिए भी कैसी कैसी है और उसके साथ क्या क्या सिम्टम है उनमें। सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। बड़े मैं डॉक्टर्स देखता हूँ, बड़े स्टूडेंट्स भी आते हैं अपने जो प्रैक्टिस अभी शुरू की है, रिपर्टरी के ऊपर जोर मत दीजिए, शॉर्टकट मत ढूंढो, उल्टा ये सोचो कि मैं ज्ञान का विस्तार करना कैसे, मैंने और कैसे सीखूं आर्सेनिक के बारे में। कॉन्सेप्ट कम मत सीखिए, एक गलत वे है उसको सीखने का या प्रैक्टिस। मिलेंगे रिजल्ट, ये नहीं बोलता रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अगर आपने कुछ पॉइंटर पढ़ लिए, की नोट्स पढ़ लिए, मिलेंगे, लेकिन उतने नहीं मिलेंगे, तुक्का लग जाएगा। ठीक है, कोई सच्ची में आर्सेनिक होती दे दी, आर्सेनिक बच गए, लेकिन यू विल नॉट नो इन द नेक्स्ट पेशेंट डिफरेंशिएशन। तो बड़ी बार वही फास्टिडियसनेस जहाँ पे एक आर्सेनिक ने काम किया, 5 ने नहीं किया, फिर आपके सोचोगे भी यहाँ पे आर्सेनिक ने क्यों नहीं काम, ठीक है ना। तो एक हैबिट है, हमने हैबिट अपनी सही रखनी है कि पढ़ाई सही तरह से कैसे करनी है। So it becomes more significant, more characteristic, and including more of the peculiarities of this collective disease. On the one hand, the general symptom, जो हमारे जनरल सिम्टम है, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ एपेटाइट है, स्लीपलेसनेस है, ऐसे की बिकम अ प्रेसाइसली डिफाइंड। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वीकनेस है वो आगे आगे डिफाइन होती जाएगी, हम जितने एपिडेमिक में केस देखते जाएंगे केयरफुली, तो हम कोशिश करेंगे उस वीकनेस का करेक्टरिस्टिक निकालने की।
ठीक है ना, एंड इट विल बिकम मोर एंड प्रिसाइसली डिफाइंड कि इस वजह से इस टाइम पे इन चीजों से वीकनेस होती है, ठीक है, एज टू देयर पिकुलियरिटीज एंड ऑन द अदर द मोर मार्क्ड एंड स्पेशल सिम्टम्स, और जो ज्यादा मार्क्ड और स्पेशल सिम्टम्स हैं विच आर पिकुलियर टू बट फ्यू डिजीजेस एंड ऑफ रेयरर occurrences, जो कि कुछ ही डिजीजेस के लिए पिकुलियर है और बहुत रेयरली दिखाई देते हैं हमें, एटलीस्ट इन द सेम कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन में बिकम मोर प्रोमिनेंट एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस मेलोडी। जैसे अभी मैंने आपको इक्वेशन लिखाई है, ठीक है ना, कि कोरिया है लेकिन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है विच इज रेयरली सीन, तो प्रोमिनेंट बन जाता है एंड कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेलोडी, और इस मेलोडी इस डिजीज का ये कैरेक्टरिस्टिक बन गया। All those affected with the disease prevailing at a given time, बड़ी बार मेरे को पूछा भी जाता है क्वेश्चन, बड़ी बार ये मन में मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक ढूंढें कैसे। पहले हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेडिसिन ढूंढने हैं, पेशेंट में अपने आप दिख जाएंगे। हम उल्टा करते हैं, हम पेशेंट में पहले देखने चल जाते हैं, मेडिसिन में हमें पता नहीं क्या है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। सो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेडिसिन। मेडिसिन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, फिर वो पेशेंट में हमें देखने को मिल जाएंगे। मेडिसिन बिकम्स द लैंग्वेज ऑफ योर केस टेकिंग। आप जितना मटीरिया मेडिका पढ़ते जाते हो वही मटीरिया मेडिका आपकी लैंग्वेज बन जाता है। जैसे आज हमने एक चीज देखी, अगली बार आप जब भी कोरिया का पेशेंट देखोगे आप पहली बार इस चीज को जरूर देखोगे, वैसा ही तो नहीं है। क्यों बन गई ये लैंग्वेज हमारी, पार्ट क्यों बन गया हमारी ऑब्जर्वेशन का, क्योंकि हमने उसके बारे में जान लिया, हमने उसके बारे में सीख लिया, अब हम उसके बारे में पता है हमें, ठीक है ना। सो दिस नॉलेज बिकम्स योर लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ मटीरिया मेडिका, नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेमेडीज, दे बिकम योर लैंग्वेज, कि हमने पूछना क्या क्या है। All those affected with the disease prevailing at a given time have certainly contracted it from one and the same source। मतलब कि एपिडेमिक में जिनको भी बीमारी हुई है, जिनको भी सिम्टम आ रहे हैं, उन्होंने एक और सेम सोर्स से उसको कॉन्ट्रैक्ट किया है एंड हेंस आर सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज, इसीलिए वो सेम डिजीज से सफर कर रहे हैं। बट द होल एक्सटेंट ऑफ सच एन एपिडेमिक डिजीज एंड द टोटलिटी ऑफ इट्स सिम्टम्स, the knowledge whereof which is essential for enabling us to choose the most suitable homeopathic remedy for this area of symptom is obtained by a complete survey of the morbid picture। ठीक है ना, और इतने सारे पेशेंट हैं, इतने सारे उनके सिम्टम होते हैं एपिडेमिक में, ठीक है, हालांकि उन्होंने एक सेम सोर्स से ही डिजीज को कॉन्ट्रैक्ट किया है, बट द होल एक्सटेंट ऑफ सच एन एपिडेमिक डिजीज और उसकी जो टोटलिटी है सिम्टम्स की, वो हमें लर्न फ्रॉम वन सिंगल पेशेंट, एक पेशेंट से नहीं मिल सकती। हालांकि केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन पहले एक दो पेशेंट में अपनी दवाई जरूर निकाल लेता है, लेकिन आगे आएगा एफोरिज्म में वही चीज, वो भी आगे आगे क्लियर करता जाता है कि ये जो दवाई है, ठीक है, मैंने निकाल ली, मैंने ये जो कैरेक्टरिस्टिक निकाल ली है, लेकिन जैसे जैसे वो पेशेंट्स को आगे आगे देखता जाता है एपिडेमिक में, वो उसको और रिफाइन करता जाता है। ये नहीं वहां पे खड़ा होगा ना, खड़ा होना तो एक फिजिशियन या होम्योपैथ का काम ही है नहीं, तो कॉन्स्टेंटली लर्न करना काम है हमारा, कॉन्स्टेंटली आगे 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 देखते जाना काम है। But is only to be perfectly deduced and ascertained from the sufferings of several patients of different constitutions। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के हम जब बहुत सारे पेशेंट देख लेते हैं और उनमें से एक टोटलिटी निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं, जो जनरल सिम्टम है उनको भी हम पर्टिकुलराइज करने की कोशिश करते हैं, उनमें भी ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उसको सिंगुलर बना दें, फिर हम एक अच्छी अच्छी पोर्ट्रेट एपिडेमिक डिजीज की तैयार कर लेते हैं। फुटनोट है इसका, द फिजिशियन हु हैज ऑलरेडी इन द फर्स्ट केसेस बीन एबल टू चूज अ रेमेडी, ठीक है ना, जो केयरफुली ऑब्जर्विंग फिजिशियन था जिसने पहले ही कुछ केसेस में एक रेमेडी चूज कर ली थी अप्रोक्सीमेटिंग टू द होम्योपैथिक स्पेसिफिक, विल फ्रॉम द सब्सिक्वेंट केसेस, वो भी जो आगे वाले केसेस उसके पास आ रहे हैं, बी इनेबल्ड आइदर टू वेरीफाई द सुटेबलनेस ऑफ द मेडिसिन चोजन,
या तो उसको बार बार वेरीफाई करेगा भी हाँ ये जो सिम्टम नए आए ये भी इसमें है, ये जो सिम्टम नए हैं ये भी इस दवाई, ये भी ये दवाई कवर करेगी, ये करेक्टरिस्टिक है आगे 5वें 6वें 8वें पेशेंट में ये भी ये दवाई कवर करेगी। या तो वेरीफाई करता रहेगा उसको, और अगर वेरीफाई नहीं हो पा और टू डिस्कवर अ मोर अप्रोप्रिएट द मोस्ट अप्रोप्रिएट होम्योपैथिक रेमेडी। लेकिन आगे के कुछ पेशेंट में जो सिम्टम आ रहे हैं वो नहीं हो रहे उससे में, तो वो कोशिश करेगा भाई बाकी सब सिम्टम और जो नए आ रहे हैं ये कौन सी रेमेडी में, तो वो और सूटेबल होम्योपैथिक रेमेडी ढूंढने की कोशिश करेगा। दिस इज अबाउट एपिडेमिक। शहरों में आजकल नहीं होता, लेकिन फिर भी कुछ इलाके हैं, या जैसे हमने पिछली बार डॉक्टर बोइंग हसन के उसमें बात की थी, मैंने आपको एक एग्जांपल बताई थी एपिडेमिक की, कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज में या पर्टिकुलर जगह पे एक लोकलाइज्ड एपिडेमिक जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, वहां पे भी ये अप्रोच हो सकता है। इन द सेम मैनर एज हेयर as has here been taught relative to the epidemic disease, जैसे कि मैंने अभी आपको एपिडेमिक डिजीजेस के बारे में बताया है, उसी तरीके से which are generally of acute character, जो कि एपिडेमिक डिजीज एक्यूट करेक्टर की होती हैं, the miasmatic chronic maladies which as I have shown always remain the same in their essential nature। लेकिन जो क्रॉनिक मियाजमेटिक मेलेडीज हैं उनका जो एसेंशियल नेचर, जैसी उनकी शुरुआत है, इसके बारे में आज एक और बात करेंगे सोरा के बारे में। Especially the sora must be investigated as to the whole sphere of their symptoms। इसी तरह जो स्फीयर सोरा है इसकी भी इन्वेस्टिगेशन इसके पूरे स्फीयर में होनी चाहिए इन अ मच मोर माइन्यूट मैनर, लेकिन एपिडेमिक से भी मच मोर माइन्यूट मैनर में देन हैज एवर बीन डन बिफोर, जो आज तक हुआ है उससे भी ज्यादा माइन्यूट मैनर में सोरा के ऊपर या उसकी इन्वेस्टिगेशन या उसके सिम्टम्स या उसकी ट्रू नेचर की इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। फॉर इन देम ऑल्सो वन पेशेंट ओनली एग्जिबिट्स अ पोर्शन ऑफ दिस, क्योंकि जो सोरा से भी इन्फेक्टेड है हम लोग, क्रॉनिक मेलेडी से इफेक्टेड है, वो भी सोरा का सिर्फ कुछ ही पार्ट दिखाते हैं हमें, एग्जिबिट अ पोर्शन ऑफ देयर सिम्टम्स, सोरा के सिर्फ कुछ पोर्शंस को एग्जिबिट करते हैं, अ सेकंड अ थर्ड एंड सो ऑन प्रेजेंट सम अदर सिम्टम, और जो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पेशेंट है वो कुछ और सिम्टम दिखाते हैं उसी सोरा के, which also are but a dissevered as it were portion of the totality of symptom। लेकिन ये सब सोरा की टोटलिटी ऑफ सिम्टम के अंदर ही आ जाते हैं, which constitute the entire extent of this malady। इस मेलेडी की एंटायर एक्सटेंट को बताता है हमें। क्यों लिखना जरूरी हुआ हनीमन सर को ये चीज यहाँ पे, क्यों बताना जरूरी हुआ कि भाई जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं हमारे उनमें जो जो हम सिम्टम पढ़ते हैं, दिस इज बेसिकली कम अंडर द एंटायर एक्सटेंट ऑफ सोरा। होम्योपैथ के दिमाग में एक बात बिठाने के लिए कि तू अलग अलग बीमारियों के साथ नहीं लड़ रहा, जो तेरा पेशेंट है उसमें कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है, एक ही है, उसको पहचान लो, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान लो, छोड़ दो बाकी सब जो जनरल है जो कॉमन है छोड़ दो उसको, लेकिन जो कैरेक्टरिस्टिक है जो इंडिविजुअलाइज कर रहा है उसको पकड़ लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और कितना भार उतर गया हमारे ऊपर से, क्या भार उतर गया इतने बीमारियों का नाम याद रखने का, उनके कैरेक्टरिस्टिक याद रखने का, एक ही है, सिर्फ एक है, उसको समझ लो। और जैसे जैसे हमें ये समझ में आती जाती है, इसकी डायनेमिसिटी समझ में आती जाती है, इसीलिए मैं सोरा के बारे में हर बार कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, एक ढंग से दूसरे ढंग से तीसरे ढंग से, कि हमें एक अंदर एहसास होना शुरू हो जाए अपने आप को लेके भी, और जब हम पेशेंट्स को देखते हैं उनको लेके भी, कि इसका ओरिजिन और इसका एक्सटेंट क्या है हमारे ह्यूमन स्पीशीज। और जब हम एक बात दिमाग में बिठा लेते हैं कि इसी का एक्सटेंट है सारा, सब इसी में से आया है जिसको भी हम बीमारी कहते हैं, तो सिर्फ हमें एक ही काम करना है कि हर पेशेंट में एक इंडिविजुअलाइजेशन देखनी है, उसकी इंडिविजुअल कैरेक्टर देखना है, इंडिविजुअल
डेवलपमेंट ऑफ सोरा देखनी है हमें, बस वहां पे हमारी दवाइयां पड़ी। That the whole area of the symptoms belonging to such a miasmatic chronic disease and especially to the sora can only be ascertained from the observation of very many single patients affected with such a chronic disease। और इसका भी अगर हमने एक्सटेंट देखना है, जानना है, तो हमें बहुत सारे सिंगल पेशेंट देखने पड़ेंगे जो कि क्रॉनिक डिजीज के साथ अफेक्टेड हैं, फिर हमें पता लगा भी हाँ ये तो सब उसी में से निकल के आ रहा है। And without a complete survey and collective picture of these symptoms, the medicines capable of curing the whole malady homeopathically cannot be discovered। और जब तक हम ये कंप्लीट सर्वे नहीं कर लेते और एक कलेक्टिव पिक्चर सोरा की नहीं बना लेते, तब तक जो मेडिसिन इसको दूर कर सकती हैं, इनको रिमूव कर सकती हैं, हम उनको भी डिस्कवर नहीं कर सकते, जिनको कि हम एंटीसोरिक्स कहते हैं। तो एंटीसोरिक्स के डिस्कवरी के लिए ये जानना बड़ा जरूरी है कि सोरा का एक्सटेंट कितना है, कहां कहां पे कैसे कैसे सोरा अपने रूप और रंग लेके आता है। एंड these medicines are at the same time the true medicines of the several patients suffering from such chronic affections। ठीक है ना। पिछली बार एक एंटीसोरिक्स के ऊपर बात हुई थी, एक मिनट मैं एक्चुअली बुक ढूंढ रहा हूँ लैपटॉप के पीछे। मेरे ख्याल में कृष्णा ने, तूने पूछी थी ना कृष्णा, ये भी कोई नई एंटीसोरिक्स आती है कि नहीं आती, आना सब कुछ। यस सर, सर हेरिंग सर का पूछा था मैंने, हैं? हेरिंग सर की बुक से पूछा था सर वो मैंने। क्या पूछा था डॉक्टर हेरिंग की, मेरे को पता नहीं है। मेरे को जितना याद है आपने ये पूछा था कि नई एंटीसोबे उतनी ही एंटीसोरिक्स है कि और आ सकती हैं। हाँ सर, जो मुझे याद है क्वेश्चन, हाँ सर, ये था ना। हाँ सर, कि जैसे हेरिंग सर की बुक है, क्या वो इंक्लूड करनी चाहिए, जैसे क्रॉनिक डिजीज में कोई एनिमल रेमेडी नहीं है सीपिया को छोड़ के। जब आप सोरा को समझोगे ना, यही चीज डॉक्टर बोइंगसन ने लिखी हुई है अपने लेसर राइटिंग्स में, ठीक है ना। एक चैप्टर में वही बुक ढूंढ रहा था, वो बुक मिल नहीं रही यहाँ पे, शायद मैडम ने कहीं पर रखी। उसमें एक लेसर राइटिंग में उन्होंने यही बात बोली है कि every year new antisorics are being added to the already present list। ठीक है ना। बात यह है कि सोरा सोरा और एंटीसोरिक, जो भी सोरा को क्योर कर सके वो एंटीसोरिक, सिंपल। जो भी उस सोरा को ठीक करने में सक्षम है दवाई, वो एंटीसोरिक है। तो लंबा चौड़ा काम नहीं है उसका। अगर वो उसका कोई पोर्शन ठीक करने में, या एक उसकी ब्रांच निकली हुई है, वहां से ब्रांच से उस रूट को ठीक करने में सक्षम है, ठीक है ना। जैसे अभी पीछे क्या बात कर रहे थे हम कि पोर्शंस हैं, हर पेशेंट में पोर्शन है सोरा का, हर पेशेंट में पोर्शन है, हर पेशेंट में पोर्शन है सोरा का। हाँ, एक कलेक्टिव हमें इमेज पता होनी चाहिए एज अ फिजिशियन, ठीक है, क्योंकि डिस्कवरी भी करनी है एंटीसोरिक्स की। चलो अभी तो बहुत करके बाकी के डॉक्टर्स काम, हमें इतना करना नहीं पड़ता, लेकिन एप्लीकेशन तो है ना उसकी, वो तो हमने ही करनी है। डिस्कवरीज हो चुकी हैं बहुत सारी रेमेडीज की। मेन चीज जो समझने वाली है कि एनीथिंग विच कैन हैव क्योर ऑफ सोरा इज नोन एज एन एंटीसोरिक। और इसको डॉक्टर बोइंगसन भी और मेरे ख्याल से डॉक्टर स्टुअर्ट क्लोज ने भी अपने उसमें लिखा हुआ है कि एंटीसोरिक्स तो आगे आगे बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस ये चीज गेन करेंगे, नॉलेज गेन करेंगे भी हाँ ये भी ठीक कर रहा है, ये भी ठीक कर रही है, ये भी ठीक कर रही है, ये भी ठीक कर रही है, कोई ना कोई मेडिसिन, तो हमारी जो नॉलेज है या वो जो है पाथ एक क्लियर होता जाएगा एंटीसोरिक्स के लिए, ठीक है ना। सो अभी उस चीज में नहीं जाते, वो फिर और चीज बन जाएगी। लेकिन मेन चीज ये है कि टू अंडरस्टैंड अबाउट द एंटीसोरिक फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द सोरा, ये जरूरी इन द होल एक्सटेंट। वो अलग अलग पेशेंट्स में कैसे कैसे अपने रंग रूप दिखाता है, कैसे कैसे अपने प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम्स को दिखाता है, और हमने क्योर क्या करना है, उस सोरा को क्योर करना।
and these medicines are at the same time the true remedies of the several patients suffering from such problems. और ये जो दवाइयां हैं, यही दवाइयां उन सब पेशेंट्स की सफरिंग के लिए ट्रू रेमेडीज बन जाती हैं, ट्रू रेमेडीज बन जाती हैं और वो सोरा को रिमूव कर देती हैं। एफोरिज्म 104, चलो ये अगली बार करेंगे हम, थोड़ा सा क्योंकि सोरा का बना हुआ है ना, तो इसको खराब नहीं करते। माइक ऑन कर लीजिए अपने अपने, और थोड़ा बात ही करनी है हमने। बात क्या करनी है? बच्चे पैदा होते हैं जब, सब बच्चों में कॉमन क्या होता है? बोलिए बोलिए, सब बच्चों में कॉमन क्या होता है? round face, knobby nose. फर्स्ट टाइम हैं? सारे बच्चे बच्चे होते हैं तो रोते हैं, मतलब सर सब वो बच्चे नहीं सर, वो रेसिडुअल एयर मतलब वो फिल होती है फर्स्ट टाइम। हैं जी, दोबारा रिपीट कर देंगे एक बार, क्या बोले? अच्छा चलो मैं क्वेश्चन को थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ। सब बच्चों में ऐसा क्या होता है जो बड़ों में नहीं होता? चलो। विदाउट थॉट्स होते हैं जी, विदाउट थॉट्स होते हैं, मतलब पहले से कुछ ना सोचा समझा ऐसा नहीं होता। विदाउट थॉट होते हैं, वो कैसे पता हमें? क्वेश्चनिंग होती है सर, कि उन्हें क्यूरियोसिटी होती है हर चीज जानने की। वो तो तब ना जब वो बोलना शुरू करे, उसके पहले भी, तब भी, लेकिन उसके पहले भी इनोसेंस होता है, मासूमियत। हाँ, इनोसेंस। चलो हम इनोसेंस के ऊपर बाद में आएंगे। द चिल्ड्रन आर इग्नोरेंट, इग्नोरेंस होती है बड़े और बच्चे में। जो फर्क है वो फर्क है इग्नोरेंस का। बच्चा है, उसका मन करता है मिट्टी खाने को, खा लेता है। आपका मन करे मिट्टी खाने को, खाते हो? हाँ जी, बड़े किसी को प्रेगनेंसी हुई, मिट्टी खाने को मन कर रहा है, इतना, या वैसे किसी को चलो है कि मिट्टी खाने को, कच्चा कुछ खाने को, चौक खाने को, खाते हो? खाते हो कि नहीं खाते हो? नहीं नो सर, नो सर। या बच्चा है, बाहर बारिश हो रही है, उसका बाहर बारिश देख के मन करता है भीगने को, क्या हो, सब रो रो के मार मूर के सबको मन को भीगना है बाहर, है ना? उसमें सामने छोटा सा कोई कुत्ता देखा, उसके घर वाले उसको डराए ना, लेकिन उसका मन करता है इसको जाके हाथ लगाऊं, ठीक है ना? कोई कहीं पे बाहर ये कीचड़ पड़ा है, कोई गंदा हुआ है, उसका मन करता है इसे हाथ फेरूं उसके अंदर। आपका करता है? नो सर। बारिश में भीगने को मन करता है कि नहीं? नहीं करते वो अलग चीज है, मन करता है कि नहीं करता? करता है। मन करता है, करता है सर। सबका करता है, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा। फिर हम रुक क्यों जाते हैं? ऐसी चीजें करने से जब मन करता है। रास्ते में थे, कोई बड़ा गरीब सा बंदा देखा, चल नहीं पा रहा था, बैठा नहीं पा रहा था, मन करता उसकी हेल्प करने को। फिर क्यों नहीं करते? ये क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे हमें क्लियर थोड़ी सी पिक्चर होगी इस चीज की।
कि प्रॉब्लम कहाँ पे, बीमारी है कहाँ पे। क्यों नहीं करते? अच्छा, आप में से कितने लोग थोड़े अपने भी आप को जाएंगे फिर थोड़े करेंगे। अपने आप को एनालाइज करके कितने लोग ये बता सकते हो कि मेरे अंदर दो अलग अलग तरह के थॉट प्रोसेसेस चलते रहते हैं? कि मैं हमेशा इस चीज को सोचता रहता हूँ कि करूं या ना करूं, मन करता है Yes, करने sir. का, होता है कि ना करे, मन Yes, करता। sir. सबके साथ ही होता है, कोई Yes, ऐसा sir. नहीं इससे बचा हुआ है। We humans are basically divided into two things. One is indecisiveness, और जो लोग बोलते हैं कि हम डिसीजन ले लेते हैं, डिसीजन नहीं लेते, वो इम्पल्स होती है जिसके ऊपर वो चल पड़ते हैं। आइदर वी आर इनडिसाइसिव और वी आर इम्पल्सिव। डिसीजन नहीं ले पाते हम, ले ही नहीं सकते। सबसे बड़ा कारण है ये दो, वी आर डिवाइडेड। बच्चा डिवाइडेड नहीं है, वो एक ही है। तो जो मर्जी डिसाइड करके कर सकता है। गेस्ट बैठे हैं, खाना लगा हुआ है, वो जाएगा उठाएगा अपना गुलाब जामुन समोसा सीधा मुंह में डालेगा। आप मना करोगे उसको करने से? उसको नहीं। आप मना करोगे, फिर वो धीरे धीरे डिवाइड होना शुरू होता है। जब हम उसको मना करते हैं, रोकते हैं, फिर वो डिवाइड होता है। ये डिवीजन सेपरेशन है हमारी। हम पैदा होते हैं अद्वैत की स्थिति में। अद्वैत मतलब जहाँ पे विभाजन नहीं है, जहाँ पे डिवीजन नहीं है। नो डिवीजन बिटवीन अवर डिजायर्स एंड अवर इंटेलेक्ट। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, बाकी डीप तो फिर धीरे धीरे इसमें डिवीजन होती है हमारी डिजायर में, बेसिक डिजायर, और हमारी इंटेलेक्ट में। जब तक कोई डिवीजन नहीं है तब तक सेल्फ रहती है, प्योर सेल्फ रहती है। और जब डिवीजन होती है तो मी एंड माई सेल्फ बन जाते हैं। अब देखिए अपने आप, मैं एक कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको, ठीक है ना। एक तो मैंने यही दी कि हम कोई देखा गरीब गुरबा, हमने मन करता है अंदर से, लेकिन फिर हमारा जो मी है, माई सेल्फ का मन करता है कि कुछ किया जाए, डिजायर का मन करता है इसको कुछ दिया जाए। लेकिन जो मी है, हमारी बुद्धि, जिसको हम बोलते हैं ना बुद्धिमान हो गए हैं, अब वो बुद्धि कैसे काम बोलते, कहीं नाटक ना कर रहा हूँ, तो लग नहीं रहा अभी इसको प्रॉब्लम है कोई, अरे ये तो बहुत लोग बहुत कमा लेते हैं ऐसे ही, वो हमें ये बताती है, ये रोकता है हमें। एक अंदर से इच्छा थी माई सेल्फ की, एक कुछ हेल्प कर दी जाए। कुछ नहीं, आपने कितने देने, 10 दे दोगे, 20 दे दोगे, 50 दे दोगे, 100 कितना दे दोगे, 10,000, ठीक है ना। लेकिन हम वो भी नहीं देते। क्यों नहीं देते? क्योंकि ये बोल पड़ता है, ये आ जाता है बीच में। कोई फंक्शन है, किसी के फंक्शन में जाना है, शादी में जाना, अभी अपना एक्सपीरियंस था ना आप लोग, मैं बात करता हूँ जनरल एक्सपीरियंसेस के ऊपर। शादी है, किसी के फंक्शन में जाना है, किसी फ्रेंड के बर्थडे पे जाना है, गिफ्ट लेना है, गिफ्ट लेना है। वही गिफ्ट लेते हो जो मन कहता है, या तोल मोल के गिफ्ट लिया जाता है? उसने क्या दिया था, कितना देना चाहिए, ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, अच्छा है कि बुरा है, कि ये चलता होता ज्यादा। और गिफ्ट का पर्पस भी बताना मेरे को, क्या होता है गिफ्ट देने का पर्पस? हाँ जी। तो शादियों में तो सर लिखा रहता है कि इन्होंने इनके यहाँ से इतना निमंत्रण आया था। क्या लिखा रहता है? शादियों में लिखा रहता है निमंत्रण कि इनके यहाँ से इतना आया था तो हमें इतना देना है, या तो प्लस करके इतना देना है। वो लिखा होता है कई घरों में, सही बात बोल रहे हैं, जो लिखा होता है, लिस्ट बनी होती है कि ये इनके घर से इतना आया था, हमने इतना देना। व्यापार है, दिल से नहीं कर रहे हैं।
और हम इसको इंटेलेक्ट बोल देते हैं, तो मैं दुनियादारी बोल देते हैं। ये दुनियादारी सबसे बड़ा डिवीजन है हमारे में, जो हमारे अंदर डिवाइड करता है चीज को। मन करता है यार कोई अच्छी चीज लेके जाऊं, ये मेरे को बड़ी खूबसूरत लगी, ये देने को मन कर रहा है मेरा, लेकिन फिर पीछे से आवाज कोई ना कोई दे देता, कोई घर वाला है, अपनी अपनी आवाज होती है, और उन्होंने तो कुछ नहीं दिया था, उन्होंने तो ऐसा नहीं किया था, या हमारी अपनी हैसियत है थोड़ा देने की, है ना, है नहीं, लेकिन हम जा रहे हैं किसी बड़े व्यक्ति की शादी में, यार उनके लिए तो महंगा लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी बेइज्जती ना हो जाए। तो हमारा जो गिफ्ट है वो भी हमारी इज्जत, बेइज्जती, दुनियादारी, तोल मोल, इसके ऊपर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट बड़ा कॉमनली, आपने कोई चीज लेनी है, लड़कियों ने सूट लेना है, लड़कों ने मोबाइल लेना है, कोई गाड़ी लेनी है, घर लेना है, मोस्टली लोग हैं जी, हैं मोस्टली लोग प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, रिसर्च नाम दे देते हैं उसको, रिसर्च करते हैं। हम रिसर्च किया है हमने, अभी हमारी रिसर्च चल रही है कि मोबाइल, अरे मोबाइल लेना है, वैसे कुछ नहीं है उसमें। और जो मैंने देखा है विद माय एक्सपीरियंस, कि जितने लोग जितनी ज्यादा रिसर्च करते हैं, वो चीज लेने के बाद ना उतनी नाखुश होते हैं, ज्यादा देर की खुशी नहीं होती। तो ये देखते ना, इसमें क्या अच्छा, इसमें क्या बुरा, उसमें क्या अच्छा, इसमें क्या बुरा, दिमाग की है ना, ऐसे ऐसे चल रहा है वो। उनको कोई ज्यादा खुशी नहीं होती लेके चीज, या खुशी भी बड़ी छोटी देखते, बड़ी थोड़ी देखते। फिर वो जो मन है वो क्यों, डिजायर से, इच्छा से नहीं ली हुई है चीज। इच्छा तो पहले मोबाइल पे कर ली, यार ये बढ़िया लग रहा है देखने में, बढ़िया बढ़िया, मन आया बस इस पे। जो लोग ऐसे चीज ले लेते हैं, कोई कपड़ा लेने गए आप देख रहे हो 5-10 दुकानें घूम घूम के, जो ले भी लिया वो भी कोई ज्यादा फिर पसंद नहीं रहता वो, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली अ डिवीजन विच वी क्रिएट इन अवर सेल्फ। ये सेल्फ में डिवीजन आ जाती है इससे, है ना। तो हाँ, सो इसी द्वैत से, ये डिवीजन से ही हमारी ईगो का जन्म है। जितना भी हम सोचते हैं, ये हमारी ईगो का ही बेस है, इसमें सब ईगो है हमारी छुपी हुई। हम अपनी बेसिक जो डिजायर है, बेसिक मन की इच्छा, जो मन को खुश करती है, दिल को खुश करती है, उससे दूर चले जाते हैं। और जितनी ये सेपरेशन, डिवीजन विद वन सेल्फ बढ़ती रहती है, उतना हम बीमार होते रहते हैं, उतना हम कन्फ्लिक्टेड स्टेज में आते रहते हैं। अपने आप से तो कन्फ्लिक्ट है सबसे बड़ा, लोगों के ऊपर तो हम डालते हैं, उनके ऊपर तो हम ब्लेम करते हैं अपने कन्फ्लिक्ट को। कन्फ्लिक्ट तो सबसे बड़ा अपने साथ है, और क्योंकि वो मी और माई सेल्फ हमेशा साथ में ही है, तो कन्फ्लिक्ट भी हमेशा साथ में रहता है, ठीक है ना, वो अलग अलग कभी होता ही नहीं। और ये जो स्थिति बन जाती है केओस की हमारे मन में, यही तो बाद में कारण बनता है, यही डिवीजन, यही स्प्लिट कारण बनता है आगे चल के हमारी साइकेट्रिक डिजीज का। थोड़ा थोड़ा तो हम हैं ही अभी भी, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा तो है ही है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है, बहुत बढ़ जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है, देन इट बिकम गोज टू द साइकेट्रिक डिजीज। यही स्प्लिट, यही अलग होना, तो कहाँ से शुरू हुई प्रॉब्लम और कहाँ तक पहुंच गई। इस चीज के बारे में थोड़ा सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये चीज हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, पेशेंट को अंडरस्टैंड करना भी उतना ही इजी होता जाता है हमारे लिए, आसान होता जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। सो थोड़ा बैठिए इसके ऊपर, अपना एक्सपीरियंस देखिए, देखिए डिफरेंस देखिए इन चीज़ों में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, बच्चे में, बड़े में, आपके जो हमारे एक सोशल
कंसेप्ट्स बने हुए हैं, क्या वो डिवीजन वाले हैं कि जोड़ने वाले हैं? क्या वो हमें हमारे साथ या लोगों के साथ जोड़ते हैं या हमें अलग करते हैं? और यही बेसिकली डिजीज है। इसको हम जितना समझते जाते हैं, जितना फाइनली इसके ऊपर सोचते रहते हैं, ठीक है ना, उतना ही हम बेटर होते जाते हैं टू अंडरस्टैंड सोरा, कि सोरा है क्या, कहाँ से शुरुआत हुई इसकी, क्यों नहीं ठीक होता है किसी से भी, अपने आप से क्यों नहीं ठीक होता, किसी मेडिसिन से क्यों नहीं ठीक होता है, अनटिल अनलेस कोई प्रॉपर एंटीसोरिक दे दी जाए इसको। कॉमन एग्जांपल्स, कॉमन एक्सपीरियंसेस में से हमने होम्योपैथी को सीखना है। ये मन में एक बिठा लेनी है हमने चीज कि यहीं पे पढ़ी है होम्योपैथी। होम्योपैथी इज साइंस ऑफ नेचर, तो नेचर से ही सीखना है हमने, कुदरत में ही पढ़ी है, नेचुरल लॉज के ऊपर है आधारित, तो इसी कुदरत में पढ़ी है, बस हमने सीखना है, वहां से एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, चलो।